पढ़ा तो आपने स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis के बारे में पढ़ा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis के होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद आपने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एंड देन जाइगोट के बाद क्लीवेज हुआ। क्लीवेज जो होता है, तो क्लीवेज में आपने गैस्ट्रुलेशन स्टेज तक जो है वो पढ़ लिया था। अब उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे फेट मैप के बारे में। फेट मैप एक्चुअली में क्या होता है? फेट मैप एक्चुअली में इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एम्ब्रियो जो होता है ना, उसमें हम जो कई सारे सेल्स होते हैं, उन सेल्स को वो सेल्स जो हैं वो आगे चल के किस ऑर्गन में फॉर्म होंगे, किस टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, किस सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, इसको बताता है वो। सो इट इज एक्चुअली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस होता है कि आगे चल के हमें बताए कि ये जो ये हमारा और ये है सेल है, या ये जो लेयर है, ये आगे चल के जो है एक्टोडर्म जो है, एंडोडर्म है, मीजोडर्म है, ये आगे चल के कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगी, इसके बारे में हमें बताता है। तो एक्चुअली में अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फेट सेल्स जो होता है, it describe what it will be become in the course of a normal development. The fate of a particular cell can be discovered by labeling that cell and observing what structure it become a part of. इसका मतलब ये होता है कि आगे चल के कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा जो हमने लेबल्ड किया है, जो एम्ब्रियो है हमारा, जो वेजिटल पोल होता है, जिसमें एनिमल पोल होता है, और उसमें डिफरेंट जो होते हैं पिगमेंटेशंस होते हैं, तो ये हमें ये बताते हैं कि आगे चल के इसमें कौन सा ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, या कौन से सेल्स जो है ये आगे चल के जो है वो बनाएंगे। सो फेट मैप एक्चुअली में इट इज अ रिप्रेजेंटेशन होता है फर्टिलाइज एग या फिर अर्ली एम्ब्रियो का, जो शो करता है फेट ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट के फेट को वो जो है वो बताता है। जैसे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें वेराइटीज ऑफ सेल्स होते हैं, कई प्रकार के सेल्स होते हैं। तो ये सेल्स कहाँ से डिराइव्ड होते हैं? एक्चुअली में दीज सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज सेल्स। फर्टिलाइज सेल जैसे जाइगोट हो गया, जिसमें कि रिपीटेड जो है माइटोटिक डिविजन्स होता है। तो क्या होता है, जब एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, तो ये जो सेल्स होते हैं ये डेवलप होते हैं कई प्रकार के टिश्यूज में एंड ऑर्गन्स में। जो ब्लास्टोमियर होता है ना, जो ब्लास्टुला वाली स्टेज होती है हमारी, तो जो ब्लास्टोमियर होता है, दे विल बी अपीयर मोर और लेस सिमिलर, एक जैसे ही होता है। जो फेट होता है, द फेट और या जो एंड रिजल्ट होता है ईच ब्लास्टोमियर का, ये कैन ओनली बी असर्टेन बाय सम स्पेशल डिवाइसेस। कुछ स्पेशल डिवाइसेस से ही जो है हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो ब्लास्टुला होता है, इट मे बी मार्क्ड इनटू ए डिफरेंट एरियाज, इसीलिए हम ब्लास्टुला को डिफरेंट एरिया में मार्क करते हैं। और ईच डेवलपिंग, हर एक डेवलप होता है पर्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में। तो जो फेट मैप होता है एक्चुअली में, ये जो जिस स्टेज से हमें पता चलता है वो होती है ब्लास्टुला स्टेज। हम क्यों नहीं गैस्ट्रुला स्टेज को लेते हैं? ब्लास्टुला स्टेज क्यों ज्यादा अच्छी होती है फेट मैप को करने के लिए? बिकॉज जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन होता है गैस्ट्रुलेशन का, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ये गैस्ट्रुलेशन स्टेज पे तभी पॉसिबल हो सकता है ओनली इफ व्हेन वी हैव ए परफेक्ट नॉलेज ऑफ द पोजीशंस ऑफ द, जो उसकी प्रिजम्पटिव जर्म्स लेयर होती है, कि वो ब्लास्टुला में कौन सी स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। अगर हमें इसकी परफेक्ट नॉलेज होगी, हम जान सकेंगे, इंटरप्रिटेशन सही कर पाएंगे, तभी हम गैस्ट्रुला स्टेज में जो है ये फेट मैप को अप्लाई कर सकते हैं। तभी हमें पता चल सकता है कि आगे ये किस में जाके ऑर्गन में डेवलप होगा। नहीं तो हम जो है फेट मैप के लिए ब्लास्टुला की स्टेज को लेते हैं, वो भी हम अर्ली ब्लास्टुला को ना लेके जो लेट ब्लास्टुला स्टेज होती है उसको प्रेफर्ड करते हैं। अर्ली ब्लास्टुला स्टेज को हम क्यों नहीं प्रेफर करते हैं? बिकॉज जो अर्ली ब्लास्टुला स्टेज होती है ना, वो डिटरमाइंड नहीं होती है, पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होती है। हम उसको उसमें से ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि जो फला सेल्स है वो आगे चल के मतलब फला ऑर्गन में डेवलप हो जाएगा। मान लीजिए ब्लास्टुला के डिफरेंट एरिया है, हमने एंटीरियर एरिया, पोस्टीरियर, वेंट्रल, या फिर उसकी जो भी हमने आउटर साइड्स ली, डिफरेंट हमने उसकी पोजीशन ली, वेंट्रोलेटरल ली या एंटीरियोलेटरल ली, या डिफरेंट पोजीशंस लेते हैं अगर हम, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर अर्ली ब्लास्टुला में, कि मान लीजिए हमने ये सोचा कि ये सेल्स जो है आगे चल के जो है ब्रेन का डेवलपमेंट करेगा, ब्रेन सेल्स बनाएगा, लेकिन इस सेल ने ब्रेन सेल ना बना के
कुछ और ही ऑर्गन का फॉर्मेशन कर दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये सेल जो है यही बनाएगा, लेकिन जो लेट ब्लास्टुला होता है वो डिटरमाइंड होता है। अगर हमने ये सेल्स लिया है तो हमको ये पता है कि आगे चल के ब्रेन सेल का ही निर्माण करेगा, या फिर ये नोटोकॉर्ड ही बनाएगा, या कोई और ऑर्गन ही बनाएगा, हमें डिटरमाइन होता है। इसलिए जो सबसे बेस्ट स्टेज होती है फेट मैप को बनाने के लिए वो होती है लेट ब्लास्टुला। लेट ब्लास्टुला स्टेज को हम इसीलिए जो है लेते हैं। अगर इसका लास्ट पॉइंट देखो तो ये यही बता रहा है कि फेट मैप टेल अस which part of the egg or early embryo contribute to the specific tissue or structure at some later advanced stage of development। तो ये होता है फेट मैप। तो अभी अलग अलग तरीके का फेट मैप्स जो होते हैं वो होता है, जैसे कि some animals may have a very strict fate map in which particular part of the egg or या cleavage stage blastomere always contribute a particular part of the larva or adult। मतलब कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जिसमें कि जो फेट मैप होता है कि ये एरिया है, ये एरिया आगे चल के इस पर्टिकुलर ऑर्गन का ही निर्माण करेगा, तो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नहीं होते हैं, कुछ होता है कि हम इस एरिया को मार्क कर रहे हैं कि ये ऑर्गन बनाएगा बट वो दूसरा ऑर्गन बना देता है। तो सम एनिमल्स हैव ए वेरी स्ट्रिक्ट फेट मैप बट सम डू नॉट हैव ए वेरी स्ट्रिक्ट फेट मैप। फॉर एग्जाम्पल जिसका स्ट्रिक्ट फेट मैप होता है इट इंक्लूड द नीमेटोड, सी एलिगेंस और द यूरोकॉर्डेट, ट्यूनिकेट्स जो होते हैं। और सम एनिमल्स डू नॉट हैव ए वेरी प्रिडिक्टेबल फेट मैप, जैसे मैंने अभी बताया कि उनका प्रिडिक्टेबल नहीं होता, जैसे मैमल्स हो गया या अदर एनिमल्स हैव ए फेट मैप्स। अब ये जो फेट मैप है ये हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो होता है नेचुरल फेट मैप, जिसमें कि नेचुरल अगर हम एम्ब्रियो लेंगे तो उसमें नेचुरल कलर्स होते हैं जो जिससे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये इस ऑर्गन में जाके बनेंगे। लेकिन कुछ हम आर्टिफिशियल चीजें भी लेते हैं या आर्टिफिशियल मेथड भी अपनाते हैं, आर्टिफिशियल डाइज वगैरह यूज करते हैं जिससे कि हम जो है फेट मैप का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कई सारी टेक्निक्स हैं टू कंस्ट्रक्ट द फेट मैप ऑफ द एम्ब्रियो। अब वो वेरियस टेक्निक्स क्या है? दीज various techniques have been devised for the construction of the fate map of these the tracing course of natural color। एक तो नेचुरल कलर होते हैं जिसको हम नेचुरल टेक्निक कहते हैं, एंड एक आर्टिफिशियल मार्किंग होती है जिसको हम आर्टिफिशियल मेथड कहते हैं। तो अभी जो तुम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज द फेट मैप ऑफ द चिक एम्ब्रियो। ये चिक एम्ब्रियो का जो है फेट मैप है। नीचे देखो, अगर इसमें देखो तो ये जो तुम ब्लैक कलर से डॉट देख रहे हो these are some of the areas। ये कुछ एरियाज हैं जिसमें कि डिफरेंट कलर्स, या तो इसमें नेचुरल टेक्निक अपनाया गया या आर्टिफिशियल टेक्निक बना के उससे ये पता गया कि ये जो पार्ट है ये आगे चल के इस ऑर्गन में डेवलप्ड होगा। जैसे तुम लोग अपर साइड पे देख रहे हो नर्वस सिस्टम दिखाई दे रहा है, नीचे उसके नोटोकॉर्ड है, फिर सोमाइट्स है, फिर नीचे डिफरेंट से जो स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मार्किंग की गई है। तो ये सब डिफरेंट पार्ट को शो कर रहे हैं, हार्ट को, यूरिनरी ट्रैक्ट को, स्मूथ मसल्स को, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म्स है, लेटरल प्लेट है, प्रिमिटिव स्ट्रीक्स है। तो ये फेट मैप चिक एम्ब्रियो का है जहाँ डिफरेंट रीजन को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, और इससे ये पता किया गया है कि ये जो एम्ब्रियो है चिक का ये आगे चल के इसमें इस ऑर्गन का जो है निर्माण होगा, ये ऑर्गन ये बनेगा। सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द फेट मैप ऑफ द चिक एम्ब्रियो। नाउ अब मैंने बताया कि टू मेथड्स होते हैं, एक तो आर्टिफिशियल मार्किंग होती है, एक तो नेचुरल मार्किंग होती है, दूसरी होती है आर्टिफिशियल मार्किंग। तो नेचुरल मार्किंग में क्या होता है? जो नेचुरल मार्किंग होती है तो एनिमल का एग जो होता है वो कैसा होता है? रिलेटिवली बहुत लार्ज होता है एंड डेंस होता है, और मोर और लेस जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। एक्चुअली इट इज ए स्फेरिकल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। तो कुछ जो प्रिमिटिव एनिमल है जैसे कि तुम्हारा एसेडियन है, सियोना है, सिंथिया है, ये जो है, और कुछ एनालिड्स भी होते हैं, कुछ एम्फियोक्सिस होते हैं, कुछ हमारे मोलस्कस होते हैं, या फ्रॉग का जो एग साइटोप्लाज्म होता है, इट इज डिस्टिंग्विश इनटू डिफरेंशिएट इनटू डिस्टिंक्टिव रीजन। अलग अलग रीजन में जो होते हैं वो बने हुए होते हैं। अब ये डिस्टिंक्टिव रीजन्स क्या होते हैं? जिसमें कि
हम कलर, जो नेचुरल कलर्स होते हैं उसके आधार पे जो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आगे चल के ये किस जो है ऑर्गन में वो है वो डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो एग का स्टाइला है, स्टाइला का जो एग साइटोप्लाज्म है, इट इज डिस्टिंग्विश इनटू 4 रीजन, वो 4 रीजन में जो होता है डिस्टिंग्विश होता है। अब ये कौन सा रीजन होते हैं, जो एक तो अगर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखोगे तो एनिमल पोल होता है एंड वेजिटल पोल होता है। वेजिटल पोल की तरफ जो होता है वो योक जो होता है वो प्रेजेंट्स होता है। तो अगर अपर हेमिस्फीयर होता है, लोअर हेमिस्फीयर होता है, और क्रिसेंट्रिक एरिया होता है जो कि पोस्ट वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट्स होते हैं, और क्रिसेंट्रिक एरिया जो होता है वो इंटीरियो डोर्सल रीजन पे भी जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो जो अपर हेमिस्फीयर होता है, अपर हेमिस्फीयर, अगर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखो, खोल के देख लो, जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता है ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर होता है वो, उसमें जो होता है लाइट कलर का प्रोटोप्लाज्म होता है, और दूसरा रीजन होता है हमारा पोस्टीरियो वेंट्रल रीजन, ये येलो कलर का होता है और ये क्रिसेंट्रिक शेप का होता है। तीसरा रीजन हमारा जो होता है वो डोर्सल एंटीरियो डोर्सल रीजन होता है, और ये ग्रे कलर का होता है, और ये भी जो होता है वो क्रिसेंट्रिक शेप का होता है। और सबसे नीचे वाला रीजन जो होता है वेजिटल पोल का, वो डार्क ग्रे कलर का होता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंटेशंस हैं, ये जो होते हैं ये हमें बताते हैं, ये नेचुरल मार्किंग होती है एग एम्ब्रियो में नेचुरल मार्किंग होती है, ये कोई भी आर्टिफिशियल मार्किंग नहीं होती है। तो इस नेचुरल मार्किंग को देख के भी हम जो है ये बता सकते हैं कि ये आगे चल के किस ऑर्गन में जो है ये डेवलप होगा। तो ये फेट मैप की जो होती है नेचुरल मार्किंग होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होती हैं। इस स्लाइड में देखो यही बताया गया है, द फेट ऑफ द एरिया कैन बी फॉलोड वेरी इजिली एंड इट हैज बीन रिवील्ड दैट द अपर क्लियर साइटोप्लाज्म कंटेन द मटेरियल फॉर द एपिडर्मल एक्टोडर्म and the gray crescent area differentiate into the prospective neuroectoderm and notochord, और जो येलो क्रिसेंट है इट विल बिकम द प्रोस्पेक्टिव मीजोडर्म, वो मीजोडर्म बनाएगा। और जो डार्क मैंने अभी बताया जो सबसे नीचे वेजिटल पोल पे जो ग्रे एरिया, डार्क ग्रे एरिया योकी एरिया होता है, दे विल फॉर्म द प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म। तो लेयर कौन सी बनी हमारी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म्स। नाउ नेक्स्ट है हमारी जो दूसरा मेथड है वो है आर्टिफिशियल मार्किंग। आर्टिफिशियल मार्किंग में जो होते हैं 3 मेथड्स जो होते हैं वो होते हैं जो हमें बताते हैं, अर्ली ब्लास्टोमियर में ये अप्लाई होती है, जो कि हमें, जिससे कि हम फेट मैप को ट्रेस आउट कर सकते हैं। और ये आर्टिफिशियल मार्किंग कौन सी होती है, एक तो होती है वाइटल स्टेनिंग, दूसरी होती है कार्बन पार्टिकल स्टेनिंग, और तीसरी होती है रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेबलिंग। तो ये 3 मेथड है जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि जो फेट मैप ब्लास्टोमियर्स का हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड की बात करेंगे हम, सबसे पहले वाइटल स्टेनिंग की बात करेंगे। तो जो अर्ली एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे उन्होंने वाइटल डाइस को यूज किया था वाइटल स्टेनिंग के लिए, जिसमें कि उन्होंने ये जो वाइटल स्टेनिंग का सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस क्या होता है कि ये जो भी इंडिविजुअल सेल्स होते हैं उसकी मूवमेंट को या उसको किसी भी प्रकार का उसमें जो है वो चेंजेस नहीं करती है, हार्म नहीं करती है, उसको एज इट इज रहने देती है, और ये अपना काम भी जो है वो करती रहती है। सो अर्ली एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने यूज किया था वाइटल डाइस को, विच वुड स्टेन बट नॉट हार्म द सेल्स। वो स्टेन तो करती है बट जो सेल्स हैं उनको हार्म नहीं करती है। इट विल फॉलो द मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स और द ग्रुप ऑफ द सेल्स। जो टिश्यू टू विच द सेल्स कंट्रीब्यूट वुड दस बी लेबल्ड एंड विजिबल इन द एडल्ट ऑर्गेनिजम्स। एडल्ट ऑर्गेनिज्म में विजिबल होते हैं। जो फर्स्ट पर्सन जिसने इसको वाइटल डाई को यूज किया था वो थे वॉल्टर वॉग्ड इन द ईयर 1929। इन ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस वाइटल टेक्निक को यूज किया था। वॉग्ड ने क्या यूज किया था, दे यूज ए स्मॉल चिप ऑफ अगर लिया था उन्होंने, और उन्होंने उसको इम्प्रेग्नेटेड किया था वाइटल डाई से। अब ये डाई कौन से थे, जैसे कि नाइल ब्लू हो गया, नाइल रेड हो गया, विच ही प्लेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर सेल। एक पर्टिकुलर सेल में उन्होंने प्लेस किया, और ए पॉपुलेशन ऑफ ए सेल इन किस में किया था, जीनोपस में किया था, जीनोपस के एम्ब्रियो में किया था। until the dye absorbed into the yolk platelets within the desired cell। जब तक कि वो डाई योग प्लेटलेट में एब्जॉर्ब ना होता है जहां जिस डिजायर्ड सेल्स में हमें चाहिए। तो उन्होंने चिप ऑफ अगर लिया था और उसे
वाइटल डाई में जो है उसमें डाला था, और ये वाइटल डाई थे, नाइल ब्लू लिया था या फिर नाइल रेड लिया था, और ये किस एनिमल में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जीनोपस के एम्ब्रियो में किया था, और इसके जो प्लेटलेट में डाला था तब तक की जब तक कि हमें डिजायर्ड सेल्स में ना मिल जाए। और तो वंस द सेल वर इफेक्टिवली लेबल, तो अगर चिप कुड बी रिमूव्ड, अगर चिप को रिमूव कर लिया एंड द एम्ब्रियो वाज अलाउड टू डेवलप नॉर्मली, एक बार करने के बाद उन्होंने कलर डाई का यूज किया, देन जब एक बार उसमें वो हो गया उसमें, उसके बाद उसको उन्होंने रिमूव कर दिया क्योंकि उसका पिगमेंटेशन उसके अंदर आ गया। तो जब उसका पिगमेंटेशन उसके अंदर आ गया तो फिर उन्होंने जो एम्ब्रियो था उसको नेचुरल वे में जो है उसको डेवलप होने दिया। विद दिस मेथड work was able to distinguish movement of a particular cell population and ultimate organ or a tissue into which they integrated। जैसे vital stains कौन से थे, माइल्ड ब्लू, सल्फेट, न्यूट्रल फैट, जीनस ग्रीन एटसेट्रा। तो इस तरह से उन्होंने कलर पिगमेंटेशन जो है उसमें इम्प्रेग्नेटेड कर दिया। इस कलर पिगमेंटेशन से हमें आगे पता चल गया कि ये जो चीज है आगे चल के किसमें जो है वो डेवलप होगी, और ये किसमें किया था उन्होंने, ब्लास्टोमियर स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंटेशन है कि उन्होंने कैसे इस स्टेन को जो है वो यूज किया था। वॉग्ड ने सबसे पहले वॉग्ड ने यूज किया था, वाइटल स्टेनिंग करी थी, नाइल ब्लू स्टेनिंग इन द एनिमल जीनोपस के एम्ब्रियो में, एंड द स्टेनिंग द डॉर्सल साइड ऑफ द एनिमल पोल लीड्स टू द स्टेनिंग ऑफ द ब्रेन एंड द एंटीरियर जो है नोटोकॉर्ड। जो उन्होंने एनिमल पोल की तरफ जो स्टेनिंग आई वो आगे चल के ब्रेन में डेवलप हुई, और जो एंटीरियर साइड की आई उसकी वो नोटोकॉर्ड में डेवलप हुई। ये ब्लास्टुला स्टेज किसकी है, एम्ब्रियो की है। सेकंड टेक्निक है कार्बन पार्टिकल मार्किंग। तो इस टेक्निक को सबसे यूज किया था स्पार्ट ने इन द ईयर 1946 टू डिमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन इन द चिक। अभी मैंने आपको जब चिक की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इन्होंने जो ये प्रोसेस अप्लाई किया था तो ये चिक में किया था, वो भी उसकी प्रिमिटिव स्ट्रीक में। This consists of applying tiny particles of a carbon over the surface of the blastomere। जो ब्लास्टोमियर होते हैं तो कार्बन पार्टिकल्स को छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स लिए थे कार्बन के, और उसके जो ब्लास्टोमियर का जो सरफेस होता है, ऊपरी सतह होती है, उस सतह पे उन्होंने छोटी छोटी जो है मार्किंग, कई सारी मार्किंग जो थी वो कर दी थी। They stick to the cell surface and enable to follow the movement of the cell and to determine the fate of these blastomere। अब ये जितनी भी मार्किंग की थी ये उसके सेल सरफेस पे जो थी वो स्टिक हो गई थी, और उसी के मूवमेंट से जो ये उन्होंने अप्लाई किया था कार्बन पार्टिकल को, इसी के मूवमेंट से उन्होंने डिटरमाइन किया था ब्लास्टोमियर के फेट को। तो ये एक टेक्निक है कार्बन पार्टिकल टेक्निक। लास्ट टेक्निक है हमारी रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेबलिंग। रेडियो एक्टिव आइसोटोप में हमने जैसे कार्बन 14 लिया, फॉस्फोरस लिया, यूज टू लेबल द अर्ली ब्लास्टोमियर बाय केयरफुली फॉलोइंग द कोर्स ऑफ दीज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। जो हम फेट ऑफ ब्लास्टोमियर को है वो हम जो है बहुत इजीली जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द आर्टिफिशियल टेक्निक विच आर यूज टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द embryo of the animal। ये आप लोग को जैसे कॉर्डेट के ब्लास्टुला में देयर इज ए ब्रॉड एक्टोडर्मल एरिया होता है एनिमल हेमिस्फीयर में विच फॉर्म द एपिडर्मल लेयर, जो कि बाहर की आउटर लेयर बनाता है जो स्किन वगैरह का फॉर्मेशन करती है, एंड इसको हम बोलते हैं एपिडर्मल एक्टोडर्म। और एक एरिया होता है रिलेटिवली स्मॉलर एक्टोडर्मल एरिया जो बिलो द एपिडर्मल एक्टोडर्म के होते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं न्यूरो एक्टोडर्म, एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब एंड नर्वस सिस्टम। ये फेट मैप किसका है, ब्लास्टुला का। एक तो बता रहा है कि जो ब्रॉड एक्टोडर्मल एरिया है एनिमल हेमिस्फीयर का, जो कि एपिडर्मल लेयर बना रही है, वो आगे चल के स्किन का फॉर्मेशन कर रही है, और इसको हम बोलते हैं एपिडर्मल एक्टोडर्म। एंड द सेकंड वन द स्मॉलर एक्टोडर्मल एरिया जो लाइज बिलो द एपिडर्मल एक्टोडर्म, और ये एरिया आगे चल के न्यूरो एक्टोडर्म को बनाती है, और ये कंट्रीब्यूट करती है फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूरल ट्यूब का और नर्वस सिस्टम का। और एक क्रिसेंट्रिक एरिया होता है बिलो द न्यूरो एक्टोडर्म जो कि नोटोकॉर्डल एरिया जिसको हम कहते हैं, जो कि आगे चल के नोटोकॉर्ड बनाती है, एम्ब्रियो के नोटोकॉर्ड को बनाती है। और अदर साइड पे इधर साइड ऑफ द नोटोकॉर्डल एरिया
आर टू लेटरल एरिया, जो साइड वाले एरियाज होते हैं वो आगे चल के प्रोस्पेक्टिव मीजोडर्म बनाते हैं। और मोस्ट ऑफ द यूकी वेजिटल, जो नीचे वाला पोल होता है वेजिटल पोल, वहां का जो ब्लास्टोमियर होता है वो कलेक्टिवली फॉर्म द प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म, यानी कि 3 लेयर बनी, प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म, प्रोस्पेक्टिव मीजोडर्म एंड प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म। एट द कॉर्डल मार्जिन ऑफ द नोटोकॉर्डल एरिया इज स्मॉल स्ट्रिप ऑफ ब्लास्टोमियर, एक छोटा सी स्ट्रिप होती है ब्लास्टोमियर की जिसे हम प्री कॉर्डल प्लेट रीजन कहते हैं। ये रीजन जो होती है आगे चल के जो होती है हेड मीजोडर्म बनाती है। ये देखो, ये फेट मैप ऑफ लेट ब्लास्टुला का है। तो जो मैं अभी आपको बता रही थी, इसका व्यू देखोगे, ऊपर एनिमल पोल है, नीचे जो है वेजिटल पोल है, और ये आइडेंटिटीज है डिटरमाइन करने के लिए डेवलपमेंटल स्टेज में एम्ब्रियो के शो करता है फेट मैप को। जो सबसे ऊपर वाला एरिया है जो एनिमल पोल की तरफ है, जो है एपिडर्मिस है, उसके बगल में नर्वस सिस्टम, जो कि किस में डेवलप हो रहा है, नर्वस सिस्टम्स वगैरह में हो रहा है। बीच वाला जो मीजोडर्म वाला एरिया है वो ब्लड, किडनी, सोमाइट्स और हार्ट में जो है वो बना रहा है, और नोटोकॉर्ड बना रहा है, जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है साइड वाले, लेटरल साइड पे दिखाई दे रहा है साइड वाला, वो नोटोकॉर्ड बना रहा है, और एक आपका ब्लड और किडनी का फॉर्मेशन कर रहा है। और जो उसके बीच में एरिया है वो सोमाइट्स और हार्ट बना रहा है। जो सबसे नीचे वाला येलो कलर का एरिया है वो एंडोडर्म वाला एरिया है वेजिटल पोल का, वो हमारे अदर ऑर्गन्स को जो है वो बना रहा है। तो ये देखो, ये अगर देखोगे इसका व्यू तो तुम्हें पता चलेगा कि डिफरेंट एरिया जो उसमें मार्क किए गए हैं वो डिफरेंट ऑर्गन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और ये फेट मैप से हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये आगे चल के किस में डेवलप होगा।